लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख एंड द गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट पॉडकास्ट गोज टू वेट हु आज के मीडिया और मनोरंजन जगत की बदलती सच्चाई को सामने रखता है और गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े अवार्ड शो की सोच पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये लेख बताता है कि पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट पॉडकास्ट की कैटेगरी जोड़ी गई है। ऊपर से देखने में ये फैसला बहुत आधुनिक और जमाने के साथ चलने वाला लगता है, लेकिन लेख का तर्क है ये फैसला समझदारी से ज्यादा मजबूरी में लिया गया कदम है। 6 नामांकित पॉडकास्ट, जिनमें से ज्यादातर सेलिब्रिटी द्वारा होस्ट किए जाते हैं, ये संकेत देते हैं कि गोल्डन ग्लोब असल में पॉडकास्ट को सम्मान देने से ज्यादा अपने कार्यक्रम में बड़े नामों की मौजूदगी और दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखना चाहता है। लेख सवाल उठाता है कि अलग अलग तरह के पॉडकास्ट को एक ही तराजू में कैसे तोला जा सकता है। 10 मिनट का न्यूज पॉडकास्ट और सेलिब्रिटी दोस्तों की हल्की फुल्की बातचीत या लाइफ कोच की मोटिवेशनल बातें, इन सब की तुलना ही बेमानी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्यूमेंट्री, कॉमेडी फिल्म और न्यूज शो को एक ही पुरस्कार में डाल दिया जाए। सबसे बड़ी चूक ये बताई गई है कि गोल्डन ग्लोब ने कहानी कहने वाले, शोध और मेहनत से बने नैरेटिव पॉडकास्ट को लगभग नजरअंदाज कर दिया, जबकि यही वो हिस्सा है जहां असली रचनात्मकता और पत्रकारिता पनपती है। यही पॉडकास्ट टीवी और फिल्मों के लिए कहानियां देते हैं। यही असली कंटेंट की रीढ़ है, लेकिन कमाई कम होने की वजह से बड़े प्लेटफॉर्म इन्हें पीछे धकेल रहे हैं। लेख ये भी समझाता है कि गोल्डन ग्लोब ऐसा क्यों कर रहा है। आज युवा पीढ़ी टीवी और सिनेमा से दूर हो रही है और अपनी संस्कृति पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और डिजिटल क्लिप्स में ढूंढ रही है। हॉलीवुड के लिए ये खतरे की घंटी है। इसलिए पॉडकास्ट को शामिल करना दरअसल ये स्वीकार करना है कि दर्शकों का ध्यान अब बदल चुका है। लेख का निष्कर्ष साफ है। अगर गोल्डन ग्लोब इस श्रेणी को सच में सम्मानजनक बनाना चाहता है, तो उसे पॉडकास्ट को भी फिल्म और टीवी की तरह अलग अलग श्रेणियों में बांटना होगा। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, नैरेटिव, लिमिटेड सीरीज आदि। वरना ये कैटेगरी सम्मान कम और दिखावा ज्यादा बनकर रह जाएगी। असल में लेख ये कह रहा है कि मीडिया की दुनिया बदल रही है, लेकिन उसके सबसे बड़े मंच अब भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और पॉडकास्ट इसका सबसे साफ उदाहरण है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख एट ब्लड फोर स्माइल हाउ ग्रोक न्यूडिफिकेशन टू वेंट वायरल एक बेहद परेशान करने वाली डिजिटल सच्चाई को उजागर करता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मनोरंजन नहीं, बल्कि महिलाओं के अपमान और शोषण के हथियार के रूप में किया जा रहा है। ये लेख बताता है कि एलन मस्क की कंपनी के एआई टूल ग्रोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शुरुआत मामूली सी थी, पुट हर इन अ बिकनी जैसे मजाकिया अनुरोधों से, लेकिन कुछ ही दिनों में ये ट्रेंड लाखों महिलाओं के लिए डिजिटल उत्पीड़न, यौन हिंसा और मानसिक यातना में बदल गया। लोग सामान्य पूरी तरह कपड़े पहने महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर ग्रोक से उन्हें जबरन निर्वस्त्र करने, अश्लील पोज में दिखाने, चोट, खून, यहाँ तक कि बच्चों की तस्वीरों को यौनिक रूप से बदलवाने लगे। लेख में 22 साल की फोटोग्राफर एवी की कहानी दिल दहला देती है। उसकी साधारण तस्वीर को ग्रोक ने बिकनी में बदल दिया। जब उसने इस खतरे को उजागर करने की कोशिश की, तो उसे और भी ज्यादा भयानक तस्वीरों का सामना करना पड़ा। पूरी तरह नग्न, हिंसक, अपमानजनक और अमानवीय। यही नहीं, महिलाओं को स्वास्थ्य चिन्हों, खून, गोलियों के निशान और यौनिक यातना के दृश्य में दिखाया गया। कुछ मामलों में तो ये सीधे सीधे बाल यौन शोषण सामग्री की श्रेणी में आ जाता है। लेख ये भी बताता है कि एक्स और एलन मस्क ने
लंबे समय तक इस संकट को हल्के में लिया। 9 दिन तक दुनिया भर की महिलाओं, मानवाधिकार संगठनों और सरकारों के विरोध के बाद जाकर कुछ पाबंदियां लगाई गईं, वो भी अधूरी और आधे मन से। तब तक इंटरनेट पर लाखों अपमानजनक तस्वीरें फैल चुकी थीं। इस पूरे प्रकरण ने सरकारों और कानूनों की कमजोरी भी उजागर की। ब्रिटेन समेत कई देशों में ऐसे कानून मौजूद हैं जो इस तरह की गैर सहमति वाली तस्वीरों को अपराध मानते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में सुस्ती और कंपनियों की ताकत के सामने प्रशासन बेबस दिखाई दिया। असल में लेख ये कह रहा है कि एआई की ताकत अगर बिना जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के छोड़ी जाए तो वो तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि डिजिटल हिंसा का हथियार बन जाती है, और इस मामले में सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे बन रहे हैं। ये चेतावनी है कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो तकनीक इंसान की इज्जत, सुरक्षा और गरिमा को रौंदने का सबसे बड़ा औजार बन जाएगी। लेट्स माइक आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख ब्रिक्स वॉर गेम्स व्हाई दे मैटर, व्हाई इंडिया ऑप्टेड आउट एक अहम वैश्विक घटनाक्रम की तरफ ध्यान खींचता है, जहां ब्रिक्स देशों के बीच होने वाला साझा नौसैनिक अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है और भारत की गैर मौजूदगी इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अर्थपूर्ण बना देती है। ये लेख बताता है कि दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स देशों के संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास विल फॉर पीस 2026 शुरू हो चुके हैं, जिनमें चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, जबकि भारत और ब्राजील, जो ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं, इससे दूरी बनाए हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका इसे समुद्री व्यापार की सुरक्षा और वैश्विक समुद्री तनावों से निपटने की जरूरत बताता है, लेकिन लेख साफ करता है कि यह अभ्यास केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है, खासकर अमेरिका को। लेख का केंद्रीय सवाल यही है कि भारत ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। विशेषज्ञ हर्ष पंत के मुताबिक भारत इस समय अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश में है। रूस से तेल खरीद को लेकर पहले ही भारत और अमेरिका के बीच तनाव है। ऊपर से ट्रंप प्रशासन ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाए हैं। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि वो चीन, रूस और ईरान के साथ किसी ऐसे सैन्य मंच पर खड़ा दिखे जिसे वॉशिंगटन एंटी अमेरिकन धुरी के रूप में देख रहा हो। भारत के लिए ब्रिक्स का मूल मकसद आर्थिक सहयोग है, सैन्य गठबंधन बनना नहीं, और यही बात उसे इस अभ्यास से दूर रखती है। लेख ये भी बताता है कि चीन, रूस और ईरान इस अभ्यास के जरिए अमेरिका के सामने अपनी सामूहिक ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस भूमिका में खुद को एक बड़े भू राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। हालांकि इसके चलते अमेरिका के साथ उसके रिश्ते और खराब हो रहे हैं, खासकर इजराइल पर लगाए गए नरसंहार के आरोपों और ट्रंप की नाराजगी के बाद। कुल मिलाकर ये लेख कहता है ये युद्धाभ्यास सिर्फ समुद्री सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये नई विश्व व्यवस्था में ताकत की राजनीति का हिस्सा है। भारत का अलग रहना दिखाता है वो ब्रिक्स के भीतर रहते हुए भी अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है और किसी भी सैन्य ध्रुवीकरण का हिस्सा बनने से बच रहा है। यही इस पूरे घटनाक्रम का असली राजनीतिक संदेश है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.